गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में हमने पवन के अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में जो है हम पवन निक्षेपण के उपरांत बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जब पवन अपना अपर्दन का कार्य करती है तो उनके साथ जो भी अपर्दित पदार्थ है उनको अपने साथ उड़ाकर लेकर जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब पवन की गति मंद होते जाती है तो उन भारी कणों को जो है धीरे धीरे जमा करते जाती है। जैसे नदियां जो है अपने तीव्र वेग के साथ बड़े बड़े अवसादों को बहा कर लेकर जाती है, परंतु जैसे उसकी गति कम होते जाती है उन पदार्थों को अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं होती है और उसको जमा करती है। सेम कार्य जो है परिवहन के दौरान जो है पवन के द्वारा किया जाता है कि जब वो अपर्दन करती है उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको जमा करने का काम करती है। और इस दौरान जो है इसे जो है पवन के द्वारा जो जमा की गई चीज़ें हैं उसे ही निक्षेपण कहते हैं और उससे भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवन द्वारा अपर्दन कार्य के बाद परिवहन और निक्षेपण का कार्य होता है। पवन की दिशा निश्चित न होने के कारण परिवहन का कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है। यह कार्य एक बड़े क्षेत्र में बहुत दूरी तक होता है। जैसे मरुस्थलों में बालुका स्तूप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पवन लेकर पटक देती है। सहारा मरुस्थल की रेत व बालू भूमध्य सागर को पार कर दक्षिणी पश्चिमी यूरोप पहुंचती है। सोचिए इतनी दूरी तक जो है ये तय करती है। पवन निक्षेपण के द्वारा बनी स्थलाकृतियां, जिस प्रकार नदी जल वेग के प्रवाह कम होने पर नदी की परिवहन क्षमता घट जाती है, वैसे ही जो है ये भी इसके परिवहन की गति या पवन की गति कम होने से जो है ये भी जो है परिवहन के द्वारा जो भी चीज़ें लाई गई है उसे निक्षेपित करने लगती है और उससे विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा लोएस। चीन के हुआंगबो नदी घाटी में पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई गोबी मरुस्थल की धूल से सैकड़ों मीटर मोटी परत जमा हो गई है। ठीक है, क्या हुआ है कि चीन की जो हांगबो नदी घाटी है उसमें पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई गोबी मरुस्थल की धूल से जो है सैकड़ों मीटर जो है मोटी परत जमा हो गई है। इस महीन धूल को ही जो है लोएस कहा जाता है। इन धूल कणों में आपस में चिपकने की क्षमता होती है। ये लोएस मिट्टी अत्यंत कोमल होती है, इस कारण नदियाँ इसमें गहरी घाटियाँ बनाती हैं क्योंकि आसानी से जो है ये कट जाती हैं। चीन के उत्तरी भाग में लोएस मिट्टी से बने मैदानों को सैकड़ों किलोमीटर के विस्तार में देखा जा सकता है। क्योंकि यह मिट्टी पीले रंग की होती है इसलिए इन मैदानों को पीली मिट्टी के मैदान भी कहते हैं। एक्चुअल में लोएस जो है वह पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन मिट्टी के निक्षेप हैं। ठीक है, इनमें एक गुण होता है कि आपस में चिपकने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ये पीले रंग की होती है इसलिए इसे पीली मिट्टी का मैदान भी कहते हैं। दूसरा है बालुका स्तूप, आपके बुक में दिख रहा है और आपने जो है बहुत बार मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के स्तूप जो है आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप टीवी में भी जो है जब मरुस्थलीय क्षेत्रों को दिखाया जाता है तो इस प्रकार के स्तूप देखते हैं। पवन द्वारा निक्षेपित बालू के स्तूप आकार के टीलों को ही बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, इन टीलों को कभी कभी कटक या छोटी पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है। इनकी ऊंचाई 1-2 मीटर से लेकर 150 मीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई पवन की दिशा में इनका ढाल साधारण एवं विपरीत दिशा में खड़ी ढाल वाला होता है कि जिस तरह पवन चलती है और ये निक्षेपित होती है ये वहाँ पर जो है इसका ढाल जो है समतल लगभग होता है, तीव्र ढाल नहीं होता है। लेकिन जब उसकी विपरीत दिशा में होती है वहाँ पर ढाल जो है इसका खड़ा होता है। इसका विस्तार 1.5 से 2 किलोमीटर तक देखा जाता है। ये बालुका स्तूप खिसकते भी रहते हैं। यह खिसकाव पवन की दिशा के अनुरूप ही आगे की ओर होता है कि जैसे जैसे पवन चलते जाती है तीव्र गति से आगे इसको निक्षेपित करते जाती है, उसी प्रकार बालुका स्तूप भी जो है उड़कर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जो है आगे बढ़ते रहते हैं। स्तूप के शिखर बालू को विपरीत ढाल की ओर नीचे गिराती है। इस प्रकार पवन की दिशा के अनुरूप जो है साधारण ढाल वाली बालुका स्तूप के आगे जो है पहुंचते रहती है और अग्रभाग में एक नवीन बालुका स्तूप का निर्माण होता रहता है। जैसे एक चित्र के द्वारा जो है इसमें बताया गया है कि कैसे पवन जो है इसको आगे बढ़ाते रहती है और बालुका स्तूप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है खिसकते रहता है। लेकिन हमेशा पवन जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में ही जो है बालुका स्तूप का स्थानांतरण होते रहता है। बालुका स्तूप में भिन्न भिन्न
आकार के बनते हैं, परंतु इनमें 3 प्रकार जो हैं, ये आकार जो है प्रमुख है। पहला है बरखान। इस प्रकार के बालुका स्तूपों का अग्रभाग अर्धचंद्राकार होता है। इनके दोनों छोरों पर जो है आगे की ओर एक सिंह जैसी आकृति निकली रहती है। पवना विमुख दिशा का ढाल उत्तल होता है तथा पवना विमुख ढाल का दिशा का ढाल अवतल होता है। अर्थात जिस दिशा में पवन जाती है वहां पर उत्तल ढाल, और जिस दिशा में निकल जाती है उसके पीछे वाला भाग जो है उसका ढाल जो है अवतल होता है। ये बरखान पवन के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी इनकी चपेट में आ जाने से जो काफिले हैं वो मौत के मुंह में समा जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और कभी ये यात्रा करने वाले जो काफिले हैं इनके बीच में फंस जाते हैं तो क्या होते हैं कि उसमें दबकर जो है ये मर जाते हैं। इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। इनकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा 12 गुना अधिक होती है। दो बरखानों के मध्य युक्त रेत मुक्त गलियारे को गासी कहते हैं। ठीक है, जो अगर 2 बरखान हैं और उनके बीच का जो गलियारा है वहां पर रेत नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, गासी कहते हैं। इनका उपयोग काफिला या कारवा मार्ग के रूप में किया जाता है। सीप, तलवार जैसी आकृति वाले बालुका स्तूपों को सहारा में सीप कहा जाता है। सीप सैकड़ों मीटर ऊंचे होते हैं। इनकी लंबाई भी कई किलोमीटर तक होती है। सीप का निर्माण पवन दिशा के समानांतर होता है, अर्थात जैसे पवन बढ़ती है वैसे ही उसी के समानांतर में जो है इस प्रकार के सीप का निर्माण होता है। ठीक है। अनुदैर्घ्य स्तूप, कभी कभी बरखान वाले क्षेत्रों में पवन की लंबवत दिशा में बहने के कारण बरखान के आकार में परिवर्तन हो जाता है और उसकी एक सींग लंबी होकर बालू के कटक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वो सींग जो है लंबी हो जाती है और एक ही दिशा में या लंबवत दिशा में जब हवाएं बहती है तो इस प्रकार के अनुदैर्घ्य स्तूप का निर्माण होता है। ऐसे लंबे बालू के कटक को जो है अनुदैर्घ्य टीले कहते हैं। स्तूपों का पवनोमुखी ढाल मंद और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। जैसे बालुका स्तूप में आपके चित्र में देखेंगे कि जिधर से पवन बह रही है वहाँ का ढाल मंद है, जबकि जहाँ से उसका सामने वाला भाग है उसका ढाल जो है क्या होता है, तीव्र होता है। ऑस्ट्रेलिया, लीबिया तथा सहारा में जो है इस प्रकार के अधिक जो है क्या मिलते हैं, स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से पवन के अपर्दन से और निक्षेपण से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या खुले मैदानों में हमें अधिक देखने पे मिलती है और इनका आकार भी बड़ा होता है। ठीक है ना। विशेष रूप से जो है पवन परिवहन का कार्य करती है और परिवहन के कार्य के दौरान जहाँ जहाँ पर इसकी गति या वायु का वेग जो है कम होता जाता है वहाँ पर ये निक्षेपण का कार्य करती है और उसी निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बच्चे, ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।